वो हाँ हाँ एज, एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए? हाँ हाँ। सर ये एज। क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये रहता है सर कि जो हम्म। स्कूलिंग कर रहे हैं बच्चे, जो स्कूल जाते हैं, हाँ वो हाँ। स्कूल में तो पॉटी का यूज करते हैं, पर घर हम्म, में यूज करने से उनको प्रॉब्लम होती है, वो घर यूज में नहीं यूज। करना मांगते हैं। हाँ तो उसमें वो क्या कर सकते हैं कि इसमें बच्चे की हेल्प कर सके? हाँ थर्ड हाँ क्वेश्चन सर ये है कि हाँ वो हाँ। अपने बच्चे के लिए अच्छी पॉटी ट्रेनिंग तो देते हैं या हम्म। अच्छा टॉयलेट अरेंज करते हैं, पर ये हम्म। काम नहीं करता, ये उनके लिए यूज नहीं है, तो उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वो सोचते हैं कि हमने हम्म। बहुत अच्छा पॉटी, मतलब हम्म। बाथरूम अरेंज किया है, बच्चा हम्म। इस पे अट्रैक्ट होगा और यूज करेगा, लेकिन ये हम्म। वर्क नहीं करता और वो हम्म। यूज नहीं करते हैं बच्चे उससे। सर फोर्थ हम्म। क्वेश्चन ये है कि पूर हम्म। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 1 वीक में उन्होंने अच्छे से पॉटी ट्रेनिंग के लिए बच्चे हम्म। को ट्रेंड किया, लेकिन हम्म। तब भी उनको ये वर्क, बच्चे तब भी ये वर्क नहीं कर रहा, उस पे ये काम ही नहीं कर रहा है, तो उनका हम्म। क्या स्टेप होना चाहिए कि हम्म। कितना टाइम इसमें लग सकता है पॉटी ट्रेनिंग में? सर हम्म। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम्म। वो पेरेंट्स साथ में जो फैमिली में जो रह रहे हैं वो भी मिलके पूरा उनको ट्रेन करते हैं हम्म। टॉयलेट के लिए, हम्म। लेकिन तब भी बच्चा डायपर पे ही डिपेंड रहता है, उसको पॉटी हम्म। डायपर पे ही करनी होती है। तो इन हम्म। सब चीजों के लिए पेरेंट्स क्या करें? क्या करें एक्चुअल में, ये बेसिकली जो है पोटी ट्रेनिंग के जो हमको लगता है जो शुरुआती स्टेप्स हैं उनको सही ढंग से फॉलो ना कर पाने की वजह से है। जैसे नॉर्मल बच्चों में और ऑटिज्म के बच्चों में कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं, शुरुआती दिक्कतें ऐसी आती हैं जो हमें अर्ली आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि बच्चा कब पोटी ट्रेनिंग के लिए तैयार है। पहले हमें वो सिग्नल आइडेंटिफाई करने होते हैं। जो नॉन ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें पॉटी ट्रेनिंग की शुरुआत लगभग 18 महीने की एज के बाद से की जा सकती है। ठीक है ना। और 2 to 3 इयर्स के बीच में नियरली पोटी ट्रेन बच्चे हो जाते हैं 3 साल की एज तक। तो शुरुआत की जो बात है वो न्यूरोटिपिकल बच्चों में हम 1.5 ईयर पर शुरुआत कर देंगे पोटी ट्रेनिंग की। लेकिन एएसडी के बच्चों में ये चीज़ कुछ डिले हो सकती है। यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि हम किन सिग्नल से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा बच्चा जो है पोटी के लिए लायक अब हो गया है और अब हम पोटी ट्रेनिंग शुरुआत करें बच्चे में, चाहे वो न्यूरोटिपिकल बच्चे हों चाहे वो ऑटिज्म के बच्चे हों। तो हमें बेसिकली स्टार्टिंग से कुछ ऐसी चीज अपने बच्चे के बारे में पता होनी चाहिए ताकि हम कमियों को पहले आइडेंटिफाई करके बच्चे की, तब हम जो है सही जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई कर सकें। जनरली क्या होते हैं, हम कुछ स्ट्रेटजियों को रैंडमली अप्लाई करने लगते हैं बच्चे में और पोटी ट्रेनिंग जो है हमारी फेल हो जाती है कुछ दिन वर्क करके। इस चीज को, इस एक्चुअल में जो आपने 5 सवाल पूछे हैं इनका जवाब एक ही लेक्चर में देना संभव नहीं है। और इन सवालों जी के आंसर जब हम डिस्कस करेंगे अभी पोटी ट्रेनिंग के सारे स्टेप्स को और पोटी ट्रेनिंग की बेसिकली परेशानियों को, तब इनके आंसर अपने आप निकल करके आएंगे। ठीक है। हर जी। मम्मी पापा के लिए अपना बच्चा यूनिक होता है और सब में अलग तरह की परेशानी होती है। सब पर सेम नियम नहीं लगाया जा सकता, सब पर सेम रूल है। टॉयलेट ट्रेनिंग के जो स्टेप्स हैं वो सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं किए जा सकते। किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, किसी में कोई दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ पे ये देखना ज़रूरी रहता है कि हम उन परेशानियों को पहले बच्चे की आइडेंटिफाई करें। ठीक है ना। तो पहला हमारा आज का जो लेक्चर फोकस्ड रहेगा वो इन क्वेश्चंस को आपके देखते हुए इस चीज पर रहेगा कि हमें कौन सी चीज पता होनी चाहिए कि अब हमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करा देनी है। जब हम ये चीज जानेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि अब हमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे शुरू करनी है। तो देखिए 6 पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे कि कैसे हम माने कि अब हमारा बच्चा इस लायक हो गया है कि हम पॉटी ट्रेनिंग शुरू करें। पहला होता है बच्चे का फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब है जैसे यूरिनेशन के लिए ब्लैडर का सही होना जरूरी है और किडनी का सही होना जरूरी है। जो इनिशियल चीज है एकदम बेसिक चीज, बच्चे की किडनी ठीक है, बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर जहाँ आके पेशाब इकट्ठा होता है वो ठीक है। ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका कैसा है ये देखना है। बावल का कंट्रोल देखना है। आंत बच्चे की कैसी है, कहीं कोई आंत की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को परेशानी है।
ठीक है ना, टॉय पॉटी ट्रेनिंग में। तो पहले हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में आते हैं, ब्लैडर के डेवलपमेंट पर। जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन होने से ठीक पहले यूरिन जो है जिस थैली में इकट्ठा होता है उसको हम ब्लैडर बोलते हैं। नॉर्मली हमारे जो बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्लैडर बहुत अनस्टेबल होता है। वो थोड़ा सा यूरिन जाएगा, तुरंत कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूरिन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो नवजात बच्चे होते हैं शुरुआत महीने के, वो हर कुछ कुछ देर पर यूरिन करते रहते हैं अक्सर, ठीक है। ये कैपेसिटी कब फुल्ली डेवलप होती है, तो ये बात आती है कि ब्लैडर जो है अपनी ताकत को पूरी तरह से अर्जित कर पाता है 2 से 3 साल के बीच में। ब्लैडर यूरिन को होल्ड करना सीख जाता है। तो तब क्या होगा, जब ब्लैडर पूरी तरह से भर जाएगा तब ब्लैडर पूरी तरह से खाली होगा। ये एक नॉर्मल साइकिल होता है हम लोगों में, 2 साल 3 साल के बच्चों में, समझ गए। ब्लैडर पहले पूरी तरह से भरना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और पूरी तरह से खाली होना चाहिए। ये है नॉर्मल चीज। लेकिन होता क्या है, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं या जो बच्चे 2 साल से कम के हैं, छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा यूरिन आएगा, ब्लैडर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यानी हमारा ब्लैडर अभी इस लायक नहीं हुआ है कि हम जो है बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर सकें। तो इसीलिए 1.5 साल के बाद टॉयलेट ट्रेनिंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। 1.5 साल पे ये क्षमता बच्चे में अर्जित हो जाती है, ठीक है, 1.5 से 2 साल के बीच में। अच्छा, अब अगली चीज आती है कि जो बच्चा जो है हमारा कितना यूरिन होल्ड कर सकता है। कोई भी बच्चा जो है, जो बच्चा पैदा होता है तो 30 ml यूरिन केवल वो होल्ड कर सकता है, 6 चम्मच के बराबर यूरिन वो होल्ड कर सकता है। और हर 1 साल बढ़ने पर 30 ml बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल का है तो वो 120 ml यूरिन होल्ड कर पाएगा। 30 ml तो नवजात वाला जब पैदा हुआ है वो, और फिर हर साल का 3 बार और जुड़ गया तो 30 30 30, तो 120 ml टोटल हो गया। अब 120 ml बच्चा जो है हमारा यूरिन को होल्ड कर सकता है, 3 साल वाला। इसको जानने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि हमारा बच्चा आज 3 साल की एज का है या 4 साल की एज का है तो 160 ml हो जाएगा, ठीक है। बच्चा जो है, किडनी हमारी 60 ml यूरिन 1 घंटे में बना रही है, तो 2 घंटे के अंदर, ठीक है ना, 2 घंटे के अंदर हमारा 3 साल का बच्चा 2 घंटे तक यूरिन को होल्ड कर सकता है। 60 ml 1 घंटे में किडनी ने बनाया तो 120 ml कितने घंटे में बनाएगी, 2 घंटे में। यानी हमारे बच्चे को 2 घंटे तक यूरिन होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए 3 साल के बच्चे में। अब माँ देख के तुरंत बता देगी कि नहीं हमारा बच्चा 2 घंटे क्या, 1 1 घंटे पे कर रहा है, यानी हमारे ब्लैडर में कहीं परेशानी है, अभी ब्लैडर मैच्योरिटी नहीं आई है बच्चे की, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए अभी सही एज नहीं आई है बच्चे की। तो हम डॉक्टर से मिलकर इनके कॉजेज को रूल आउट कर सकते हैं। तो ये आया ब्लैडर का डेवलपमेंट। अब हम आते हैं आंतों के डेवलपमेंट में। जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात बच्चा 1 बार से लेकर 15 बार तक कितनी भी बार लेटरिन कर सकता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। अब बच्चा बड़ा हो गया, आप ये देखते होंगे, कभी आपने गौर किया हो, मदर्स ने, सब लोगों ने, कि यही बच्चा जो छोटा है, 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने का है, तो ये दिन में और रात में मिला के 15 बार लेटरिन कर जाता है, 10 से 15 बार। वहीं जब ये 1 साल का होता है तब ये रात में लेटरिन करना बंद कर देता है, जितनी भी 5 बार भी करेगा तो दिन में करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्षमता अपने आप बच्चे में आ गई ना, आंतों में क्षमता आ गई होल्ड करने की, कि रात भर बच्चा आराम से सो सकता है, सुबह में वो लैट्रिन करेगा। अनटिल अनलेस बीमारी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज। तो यानी बावल ने अपनी क्षमता 1 साल की उम्र पर डेवलप की है। यानी टॉयलेट ट्रेनिंग 1 साल से पहले आप शुरू कराएंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1 साल के बाद हम कभी भी टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरुआत कर सकते हैं, जब बच्चा एटलीस्ट रात में लैट्रिन को होल्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें इस चीज को समझने से हमें ये फायदा हुआ कि 1.5 साल हमारी आइडियल एज है जिसमें हमको टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की शुरू करानी है। दूसरी चीज, एक रूल आता है कि अगर बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, और वो नाइट में थोड़ी थोड़ी लैट्रिन निकल रही है, तो यानी बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई है, और ऐसी स्थिति में हम टॉयलेट ट्रेनिंग का जो सिद्धांत है हमारा फेल हो जाएगा। अब वो बच्चा चाहे आपका 5 साल का हो, चाहे 7 साल का हो, चाहे 4 साल का, अगर वो नाइट में उसको लेटरिन हो रही है, उसका डायपर गीला हो रहा है, सोकिंग हो रहा है लेटरिन की वजह से, तो इसका मतलब है बच्चा कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। अब आप पोटी ट्रेनिंग के जो स्टेप उठाएंगे
उनके फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको पहले फिजियोलॉजिकल चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि हमारे ब्लैडर की कैपेसिटी कब आती है, आते कब तक हमारी मैच्योर होती हैं 1 साल की एज पर आकर के, ठीक है ना। और हम कैसे कॉन्स्टिपेशन को पहले सही करें। ज्यादातर पेरेंट्स पोटी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और कॉन्स्टिपेशन पर बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, और फिर पोटी ट्रेनिंग फेल हो जाती है, पूरी मेहनत बेकार चली जाती है एक छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है। तो यानी इससे निष्कर्ष हमारा निकला कि हमें पहले देखना है हमारे बच्चे की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी सही है कि नहीं, वो लैट्रिन को होल्ड करने की कैपेसिटी सही है कि नहीं, ठीक है ना। तब हम पोटी ट्रेनिंग पर शिफ्ट होंगे। अब दूसरी चीज आती है फिजियोलॉजिकल रेडीनेस। ये फिजियोलॉजिकल रेडीनेस में क्या चीज आती है पोटी ट्रेनिंग की, कि ये 4 चीजें बच्चे के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फिजियोलॉजिकली बच्चा रेडी है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला इसमें आता है कि बच्चे में अवेयरनेस है कि नहीं। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों को पोटी महसूस होती है तो हम तुरंत अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अब बाथरूम जाना होगा। ऐसा बच्चा कैसे, हम कैसे जाने कि ये बच्चा जो है रेडी है कि नहीं है। तो बच्चे में क्या क्या साइन मिलेंगे, बच्चे का कैसे पता चलेगा कि उसको अब पोटी आने वाली है। भाई पोटी ट्रेनिंग के लिए आपको बाथरूम में ले जाना होगा ना, तो पहले ये पता होना चाहिए कि हम उन सिग्नल्स को तो पकड़ें बच्चे के। तो वो सिग्नल क्या क्या होते हैं हमारे, जिनसे हम पकड़ते हैं कि बच्चा पोटी जाने के लिए तैयार है। क्या करता है बच्चा, आप सब लोग जानते हैं, स्क्वेटिंग करता है, ऐसे करके बैठ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है, ग्रंटिंग करता है, जोर लगाएगा, समझ रहे हैं ना, आवाज निकालेगा ग्रंट करने की। तीसरी चीज वो क्या करता है, उसका चेहरा लाल होना शुरू हो जाएगा, जोर लगाएगा ना तो आप देखते हैं कि एक तो ग्रंटिंग की आवाज निकलेगी और चेहरा लाल हो जाएगा। चौथी चीज क्या होती है, बच्चा अपने फेस को हाइड करने की, छुपने की कोशिश करेगा, वो गेट के पीछे दुबक जाएगा, टेबल के नीचे घुस जाएगा, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश बच्चा करेगा। तो ये है कि अवेयरनेस बच्चे में जो है, हमको अवेयर होना है कि हाँ बच्चे को अब जरूरत है लेटरिन में ले जाने की, ठीक है। तो इन सारे सिग्नल्स को हमें बच्चे को भी आइडेंटिफाई कराना है कि वो इन सिग्नल्स के आने पर ये समझे, कोरिलेट करे कि अब मुझे कहाँ जाना है, बाथरूम के अंदर एंट्री करनी है, ठीक। जब हम इन सिग्नल्स के आने पर तुरंत बच्चे को बाथरूम में ले जाएंगे, तो बच्चा इसको कोरिलेट करेगा कि जब भी मैं कहरता हूँ या जब भी मेरा चेहरा लाल होता है, मेरे पेट में जोर लगता है, तो मम्मी मुझे तुरंत टॉयलेट में लेकर चली जाती है। तो ये अवेयरनेस जनरेशन है, ये अवेयर हो गया बच्चा, माइंड से कोरिलेट कर लिया उस चीज को कि ये जो सेंसेशन मुझे फील हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है, यूरिन या स्टूल के लिए, अब मुझे बाथरूम जाना है इस चीज के लिए। तो कोरिलेशन सेटअप करना हुआ। दूसरी क्या चीज होती है जिससे हम फिजियोलॉजिकल रेडीनेस जानते हैं, फिजियोलॉजिकल रेडीनेस का मतलब है बच्चा लेटरिन जाने के लिए तैयार है। तो माँ को भी समझनी है ये चीज, बच्चे को भी समझनी है ये चीज। दूसरा स्टेप होता है नो बावल मूवमेंट थ्रू द नाइट। रात में बच्चा एक भी बार लेटरिन नहीं गया है मेरा, अगर रात में 2 बार लेटरिन चला गया तो सुबह आप 7 बजे लेटरिन में बिठाएंगे, वो करेगा ही नहीं कुछ। यानी रात भर लेटरिन की है तो आप अलर्ट हो जाइए, हाँ बच्चा हमारा तैयार है, अब ये 7 बजे सुबह लेटरिन कर सकता है, ठीक। तीसरी चीज क्या होगी, ड्राई नैपी फॉर लॉन्ग टाइम, यूरिनेशन के लिए नैपी पैड गीला ही नहीं हुआ है, ना तो यूरिन किया बच्चे ने ना तो स्टूल किया, तो सुबह उठते ही बच्चा जो है ये कर सकता है, ठीक है। चौथी चीज क्या होगी, यूरिन यूरिनेटिंग मोर अमाउंट। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे दिन भर ना थोड़े थोड़े सूसू करेंगे, थोड़ी थोड़ी पोटी करेंगे, और कई बार आपने देखा होगा एकदम से बहुत ज्यादा सूसू करेंगे बच्चे, तो उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा पोटी भी होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चा देर तक सूसू करता है तो उसके बाद वो पोटी करता है, ये एक फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन है, ठीक है। तो जब भी बच्चा ऐसा करे, लंबा सूसू करे, तो आप पोटी के लिए उसको लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चौथी चीज आती है कि बावल मूवमेंट, जैसे कुछ रेगुलरिटी होती है बच्चे में ना, टाइम होता है कुछ बच्चों का कि वो 7 से 8 बजे के बीच करेंगे, खाना खाने के बाद करेंगे, दूध पीने के बाद करेंगे, कुछ बच्चे सेब खाने के बाद करेंगे। हर मदर को ये पता होता है कि उनका बच्चा क्या चीज करने के बाद लेटरिन करेगा। तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रेडीनेस सिग्नल्स। तो ये सिग्नल हमको पता होने चाहिए, इन सिग्नल के आधार को हम बेस बना करके बच्चे को कोरिलेट कराते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब क्या चीज होनी चाहिए बच्चे में, मोटर स्किल्स।
मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? अगर मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है बच्चे की, तो हम उसको जो है टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। जैसे होता क्या है कि शुरुआत के दिनों में बच्चे में क्या मोटर स्किल चाहिए हमें टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए? इंडिपेंडेंटली बच्चा बैठना होना चाहिए, बैठना आना चाहिए बच्चे को विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। खड़े होना आना चाहिए बच्चे को इंडिपेंडेंटली। और क्या मोटर स्किल चाहिए कि इसके अंदर स्क्वैटिंग की पोस्चर बनानी आनी चाहिए बच्चे को, तो हम स्क्वैटिंग की पोस्चर बनवा सकते हैं पहले भी बच्चे को, ठीक है ना। फ्लोर पे लेटना आना चाहिए, दौड़ना या चलना आना चाहिए बच्चे को। तो ये सारी मोटर जो मूवमेंट हैं, ये बच्चे के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब कोई बच्चा लिम्प है, आगे की तरफ गिरे जा रहा है, वो बैठना ही नहीं जानता अभी सही से, भले ही वो 3 साल का हो गया है। जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बच्चे 2-3 साल 4 साल के होने पे भी आगे झुके रहते हैं, स्पाइन इतना ज्यादा कर्वेचर ली होती है कि वो बैठ ही नहीं सकते। तो उन्हें पोटी ट्रेन कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर स्पेसिफिक पर्पजेज हमें स्पेसिफिक टेक्निक्स फिर यूज करनी पड़ जाती हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है मोटर स्किल, अगर हमारी ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट आ गई हैं, यानी कि बच्चा अब जो है हमारा तैयार है। अब ग्रॉस मोटर स्किल थी ये, अब फाइन मोटर स्किल की बात करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे में क्या क्या चीज आनी चाहिए? जैसे बच्चे को बटन खोलना और बंद करना आना चाहिए, जिप खोलना और बंद करना आना चाहिए। अगर वो जिप नहीं खोल पा रहा है, ठीक है, बटन नहीं खोल पा रहा है, तो वो अपने पैंट को नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना, निक्कर को नहीं निकाल पाएगा, निक्कर और पैंट को दोबारा पहन नहीं पाएगा। यानी ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग स्किल बच्चे को पहले से आनी चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग कराते समय, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं, ये पहले से बच्चे में अगर मौजूद होंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम टॉयलेट ट्रेनिंग में सफलता अर्जित करेंगे। अब ये स्किल्स हमारे बच्चे में अगर बिल्कुल डेफिसिट है, जैसे एएसडी के बच्चों में काफी में डेफिसिट होती हैं, वो 3-4 साल 5 साल तक भी ड्रेस अनड्रेस नहीं कर पाते हैं, बटन बंद नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आते हैं मोटर स्किल्स की रेडीनेस, आपने समझी, ठीक है ना, कि ड्रेसिंग अनड्रेसिंग हो गई इंडिपेंडेंटली, पैंट्स और ट्राउजर्स को कैसे यूज बच्चा कर पाएगा, ये हो गया। अब हम कॉग्निटिव स्किल्स पे आते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स में फिर आईक्यू का यूज हो गया, ब्रेन का यूज हो गया, यानी बच्चा पहले तो ये समझे कि उसको लेटरिन आ रही है, ये अपने अंदर महसूस करे, इसको हम इंटेरोसेप्शन बोलते हैं। जैसे हमें पेट में दर्द होता है तो पता चलता है ना अंदर हो रहा है, बाहर तो कुछ पता नहीं चल रहा, वो हड्डी का दर्द तो है नहीं, बाहर उसमें कोई निशान तो आएगा नहीं। पेट में दर्द है तो हम इंटरनल रिसेप्टर्स के थ्रू जान पाते हैं कि हमारे पेट में दर्द है। ऐसे ही जब पोटी के लिए या यूरिन के लिए अर्जिंग होती है, तो हम इंटरनल रिसेप्टर्स के थ्रू उस चीज को समझ पाते हैं, इसको बोलते हैं इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन को ब्रेन के द्वारा ग्रास्प किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है ब्रेन, तब हम रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे पोटी का बहुत जोर से प्रेशर बना, हम टॉयलेट में चले गए। अब यहाँ ऑटिस्टिक बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो ये इस इंटेरोसेप्शन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते। वो पेट में तो उनको अर्जिंग हो रही है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, महसूस हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये हो क्यों रहा है और मुझे अब क्या करना चाहिए। ये कोरिलेशन वो नहीं बैठा पाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए जो है वो ध्यान रखना होता है कि हमें जो है बच्चा इस इंटेरोसेप्शन को ग्रास्प करके उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके, ठीक है। तो इंटेरोसेप्शन को ग्रास्प करने के लिए पहले तो बच्चा 2 साल का हो जाना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि 2 साल पर बच्चे बॉडी पार्ट्स के नाम को सीख जाते हैं, बॉडी पार्ट्स को जान जाते हैं, वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को वो सीख जाते हैं। सूसू और पोटी को हम लोग क्या अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ये बच्चे को सिखाना जरूरी होता है। तो ये सारे कॉग्निटिव फंक्शन है, ठीक है ना, कि बच्चा सूसू को क्या बोले, पोटी के लिए वो क्या बोले, बाथरूम के लिए वो किन वर्ड्स का यूज कर रहा है। तो ये हर जगह इंग्लिश टंग है तो अलग ढंग से बोलते हैं, हिंदी टंग है तो अलग ढंग से पेरेंट्स बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में अपने कुछ पेरेंट्स इस तरीके से बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज बच्चे को हमें सिखानी होती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव टास्क में हो गया कि बच्चा, कॉग्निटिव टास्क का तो मतलब ये हो गया कि बच्चा इंटेरोसेशन को ग्रास्प करे और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे, वो पैंट उतारे, बाथरूम का गेट खोले, टॉयलेट सीट पर जा करके बैठे, फिर अपना जो है टॉयलेट या स्टूल पास करने के बाद आए, बाथरूम में हाथ धुले और चला जाए, ये पूरा कॉग्निटिव स्किल के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हमको
ASD के बच्चों में ब्रेक करके सिखाने होते हैं स्टेप बाय। एक सिंगल लाइन में कोई भी बच्चा एक ही बार में ये सारे स्टेप्स नहीं करेगा। ASD के बच्चों में हमें पहले एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, इस तरीके से ये चीज करानी होती है। ठीक है, तो अब आग ये चीज हमने देख ली। अब होता है कि वर्बल है कि नहीं है बच्चा। अब बच्चे को पोटी का प्रेशर, यूरिन का प्रेशर तो महसूस हो रहा है, लेकिन वो वर्ड्स बोलना नहीं जानता है, वो ये बताना नहीं जानता है, ना तो साइन लैंग्वेज के थ्रू, और ना ही जो है किसी गेस्चर के थ्रू, और ना ही अपने वर्बली वो बता ही नहीं पा रहा है कि उसके क्या महसूस हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर क्रिएट कर सकता है, चीख चिल्ला सकता है, चीज़ों को पटक सकता है, उसमें जो है उसके प्रॉब्लम बिहेवियर यहाँ पे बाहर आ सकते हैं। तो यानी कि हमें बच्चे को ये चीज़ सिखानी होगी, एक्सप्रेशन कैसे वो कर रहा है, चाहे वो साइन लैंग्वेज के थ्रू करे, चाहे वो किसी चीज़ को दिखा करके करे, या वो पोटी के पास जा, बाथरूम के पास जाकर नॉक करके करे। तो ये हमें चीज़ें बच्चे को थ्रू मॉडलिंग सिखानी होती है। ठीक है ना। तो हमारे बच्चे में इसके लिए क्या आना चाहिए, वो सिखा पाए, इमिटेशन करना आना चाहिए। जब हम करके दिखाएंगे तब बच्चा उन चीज़ों को करेगा। यानी इमिटेशन जो हम सिखाते हैं ABA स्किल ट्रेनिंग में, तो वो इमिटेशन बच्चे में आनी चाहिए। मॉडलिंग करना आना चाहिए। मॉडलिंग का मतलब हम खुद बच्चे को करके दिखाएं, लेकिन उसको बच्चा ग्रास्प कब करेगा, या उसको कर कब पाएगा, जब इमिटेशन स्किल होगी, तब आपकी मॉडलिंग को वो ग्रास्प कर पाएगा बच्चा। ठीक है। फिर फर्दर हमारा आता है कि इमोशनल ग्रोथ बच्चे की क्या है और सोशल अवेयरनेस क्या है। पहले हम इमोशनल ग्रोथ की बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम ऐसा करते हैं ना, बच्चे तो कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, या एंजाइटी डेवलप कर लेते हैं, या बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये इमोशनल रेगुलेशन के फैक्टर्स हैं, यानी इमोशनली हमारा बच्चा अच्छे से रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना होगा। हमें बच्चे को बोलना होगा कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। बच्चे को बताना होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, नहीं मैं पोटी में जा सकता हूँ, नहीं मैं बाथरूम में 5 मिनट बैठ सकता हूँ, नहीं मैं अपने से खुद अपने हैंड वॉश कर सकता हूँ। ये लाइनें उसके दिमाग में डालनी होती हैं और उसको सिखानी होती हैं, अगर वो वर्बल है तो। ठीक है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना, और मैं लड़का हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं तो ये सारी चीज़ बहुत आसानी से कर सकती हूँ। बच्ची है तो ऐसे बोलना है, लड़का है तो उसकी उसके हिसाब से बोलना है। तो ये सारी चीज़ें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हमें करनी होंगी, ताकि बच्चा इमोशनल ग्रोथ करता रहे और उसमें कॉन्फिडेंस रहे इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है ना। तो वो डरेगा नहीं बाथरूम में जाने में, बाथरूम का जो फियर है वो बच्चे में कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब बच्चे 2 से 3 साल के हो जाते हैं, इमोशनल ग्रोथ में मदर का भी रोल होता है बच्ची को समझाने के लिए। ठीक है। और फादर का रोल होता है लड़के को समझाने के लिए। एक्चुअल में मॉडलिंग करके भी आप इतने छोटे बच्चे को दिखा सकते हैं कि कैसे, देखो हम यूरिनेशन में जाते हैं, कैसे पोटी में जाते हैं। सेम सेक्स के पेरेंट्स सेफ मैनर में बच्चे को ये चीज़ बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है जो हमें जो है यूज करनी है। ठीक है। तो बच्चे में अवेयरनेस जनरेट करना इस चीज़ की कि हमें पोटी के लिए जाना है, यूरिनेशन के लिए जाना है, पेरेंट्स से उसका अप्रूवल लेना बच्चे के द्वारा, इमिटेशन करना आना बच्चे को। ठीक है ना। और पोटी या टॉयलेट किस लिए हम ये कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस भी बच्चे के दिमाग में डालनी होती है कि इससे हमारा पेट में दर्द नहीं होगा, पेट हमारा साफ रहेगा, हम अच्छा खाना और खाना खा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें इसके बेनिफिट भी कुछ कुछ जो 3 ईयर से अब बच्चे होते हैं उनको बताने होते हैं। अब कुछ एडिशनल नीड वाले बच्चे होते हैं, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो IQ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं। तो उन केसेस के अंदर जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी में कुछ इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हमें यूज करनी पड़ जाती हैं, कुछ सामान ऐसे टॉयलेट सीट अलग तरीके की, है ना, बैठने के लिए पटरा, ये सब यूज करने पड़ जाते हैं, तो ये उनके लिए लेने होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे में हमें फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है, वर्बल प्रॉम्प्ट्स या पिक्चर प्रॉम्प्ट्स का यूज करना होता है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट उन्हें क्लियरली देने होते हैं बार बार। ठीक है। तो इस तरह से हम इन बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। अब हमने इसमें सीखा क्या, अब इसके स्टेप्स को हम अगला जो लेक्चर होगा नेक्स्ट संडे को मोस्ट प्रोबेबली होगा, अभी केवल मेरे पास शायद 2-3 मिनट ही बचे हैं, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे शुरुआत करेंगे।
अभी हमने क्या समझा है, मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज बता रहा हूँ। हमने फिजियोलॉजिकल रेडीनेस देखी है, फिजियोलॉजिकली बच्चा रेडी है कि नहीं। मोटर रेडीनेस देखी है, मोटर फंक्शन फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर बच्चे के सही हैं कि नहीं। कॉग्निटिव रेडीनेस देखी है, कॉग्निटिव फंक्शन बच्चे के कैसे हैं, वो रेडी है कि नहीं। लैंग्वेज बच्चे में है कि नहीं, वो बता पा रहा है कि नहीं अपनी अर्ज जो आ रही है लेटरिन या सूसू के लिए, तो लैंग्वेज रेडीनेस है कि नहीं। फिर सोशल रेडीनेस हमने देखी है कि सोशल रेडीनेस बच्चे के अंदर है कि नहीं, वो माँ को पापा को इन सबको पहचान रहा है कि नहीं, और वो कैसा महसूस कर रहा है। और छठा पॉइंट हमने देखा है कि टॉयलेटिंग इक्विपमेंट, पोटी ट्रेनिंग में कई बार हमें कुछ छोटे छोटे बच्चों के अलग पॉट आते हैं, उनका यूज करना पड़ जाता है, सपोर्टिव टॉयलेट सीट का यूज करना पड़ जाता है, छोटे बच्चों में सीट के ऊपर सीट रखनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो इक्विपमेंट्स का यूज जो है जरूरत हमें पड़ती है। तो ये 6 चीजें जब हमारी रेडी होंगी, तब हम टॉयलेट ट्रेनिंग में इजिली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये मीटिंग हमारी अब समाप्त हो रही है, और इस मीटिंग के बाद हम नेक्स्ट संडे को अगली मीटिंग करेंगे। यहाँ हमने ये 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। अब जो वो पार्ट है जिसको आप सब लोग सुनना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जो टॉयलेट ट्रेनिंग के स्टेप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हमें टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बच्चे को इनिशिएट करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज करना है। अभी हमने प्री आइटम जमा किए हैं, प्री मटेरियल इकट्ठा किया है, पोस्ट मटेरियल हम जो है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आप अपने बच्चों में इन 6 चीजों में आइडेंटिफाई करिए कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है बच्चे को, कहीं हड्डी में उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैडर और बावल में तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। फिर मोटर रेडीनेस को चेक करिए, फिर कॉग्निटिव फंक्शन उसके बढ़ाइए, सोशल स्किल उसकी बढ़ाइए, लैंग्वेज उसकी इंप्रूव करिए बच्चे की। तो ये नहीं सोचना है कि बिना सब ये सारी चीजों को ठीक किए हम टॉयलेट ट्रेनिंग करा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये 6 पॉइंट जब हमारे अच्छे पोजीशन में होंगे, ठीक होंगे, तभी हम बच्चे को अच्छे ढंग से टॉयलेट ट्रेन करा पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और इस चीज को लेते हुए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो जो आपने पूछा था एंजेला, हेलो, हाँ, जो यस जो सर। जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि कब हम टॉयलेट ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, तो देखिए आप जी समझिए सर। जब ये हमारे ये 6 चीजें तैयार हो जाएंगी, तब हम टॉयलेट ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब चाहे बच्चा न्यूरोटिपिकल हो, चाहे बच्चा ऑटिज्म या एडीएचडी का हो, ठीक है ना, हमारी ये 6 चीजें जी रेडी होनी चाहिए। अदरवाइज केसेस के अंदर हम ये बोल देते हैं कि 1.5 ईयर पर हम टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को शुरू करा देते हैं, ठीक है ना, 1.5 साल पर हम टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की जी स्टार्ट करा देते हैं, 3 से 4 साल के बीच में बच्चे जाकर के फुल्ली टॉयलेट ट्रेंड हो जाते हैं। 18 महीने का बच्चा अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ इस चीज को सीख सकता है। 36 महीने पे बच्चा सेक्स आइडेंटिफिकेशन सीख जाता है कि ये लड़का है ये लड़की है। तो उस कंडीशन में बच्चा जी मदर, लड़की मदर से और लड़का फादर से ज्यादा बेटर वे में टॉयलेट ट्रेनिंग ले सकता है। समझ रहे हैं। जो टॉयलेट ट्रेनिंग में दोनों जी चीज आती हैं, यूरिनेशन भी आता है और स्टूल डेफिकेशन भी आता है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम जी पोटी ट्रेनिंग ही बच्चे को सिखा रहे हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग में दोनों चीज हो गई, पोटी ट्रेनिंग भी और यूरिन ट्रेनिंग भी। तो और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सिग्नल्स को ग्रास्प करना, कि सिग्नल बच्चा कैसे पकड़ पाता है, हम बच्चे के सिग्नल्स को कैसे पकड़ पाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जी बच्चा अब रेडी है या हमारी बच्ची अब रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब ये सारे पॉइंट हमारे तैयार होते हैं, तब हम अब अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे के सारे पॉइंट रेडी हैं कि अब हम कैसे आगे टॉयलेट ट्रेनिंग करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जी हमारा अगले संडे को ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, व्हाट्सएप पे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अब आपको बच्चों में अपने सर्च करना है कि कहाँ पे दिक्कत है, पहले उनको सुधारने की कोशिश करनी है। अगर हमारे फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो टॉयलेट ट्रेनिंग नियरली, देखिए ये माना जाता है 3 वीक्स में टॉयलेट ट्रेनिंग सफल हो जाती है, ठीक है ना। अगर ये फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है तो 3 वीक्स में आइडियली टॉयलेट ट्रेनिंग सफल हो जाती है। अदरवाइज 3 मंथ्स तक जाकर भी टॉयलेट ट्रेनिंग फाइनली बच्चों को आ जाती है, कंटिन्यूस 3 मंथ के एफर्ट में, ठीक है। और अगर फंडामेंटल्स में कहीं वीकनेस है, तभी पेरेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ये टेक्निक अपनाई वो टेक्निक अपनाई, सब फेल हो गए। सब फेल होने का रीजन इन 6 कारणों के अंदर हमने आपको डिस्कस किया है, ठीक है।
जब सब सारी टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो फेल हो जाती है ना, वो फेल इसी वजह से होती है कि ये फंडामेंटल्स हमारे कहीं ना कहीं बच्चे के प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट छूट रहा है, वो दिक्कत कर रहा है और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो धन्यवाद आप जी सभी सर। लोगों का, और अगले संडे को हम इसकी टेक्निक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।